हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचयक जो आपका 3 तारीख को होने वाला है, 3 अगस्त को, उस परीक्षा को देखते हुए आज मैं यहाँ पर विज्ञान जो 10वीं का विज्ञान है उससे संबंधित जितने 10वीं के उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके किताब में, और जो फिल इन द ब्लैंक्स बोला जाए या खाली स्थान रिक्त स्थान वाला दिया है उस पार्ट को यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। क्योंकि आपके सिलेबस में कहा गया है कि 10वीं विज्ञान और 9वीं विज्ञान से और भी सीजी विज्ञान से ये सिलेबस का आधार रहेगा, विज्ञान से संबंधित रहेगा। तो मेरा अनुमान है कि इस विज्ञान का जो पुस्तक है उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बनेंगे ही। यहाँ पर जो बच्चे के पास नहीं है पुस्तक या सरकारी पुस्तक मार्केट में मिलती नहीं है, उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार इस विज्ञान में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस को मैं बताने से पहले मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ पर क्या क्या आपके सिलेबस में है। तो जीवों का विकास, अम्ल और क्षार एवं लवण, ऊष्मा, ताप, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह, विद्युत धारा एवं परिपथ, जैविक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रिया नियंत्रण, समन्वय, धातु एवं धातु कर्म, प्रकाश है, अधातुओं का रसायन, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश है, जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि, परिवर्धन, आनुवंशिकी, हाइड्रोजन के व्युत्पन्न, दैनिक जीवन में रसायन, ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत। ये 18 पार्ट है। 18 पार्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो उन ऑब्जेक्टिवों को हम लोग को देखना है। पहला ऑब्जेक्टिव जो पार्ट आ रहा है इसमें वो आपका अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पालतू कुत्तों की आधुनिक नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है, ये आपको बताना है। प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, यौवन चयन या कार्य चयन। सही आंसर भी आएगा कृत्रिम चयन। ये जो पालतू नस्ल के जो कुत्ते आप देखते हैं, भेड़िया और ये हमारे जो साधारण घर में पाए जाते हैं, ये कुत्ते का नस्ल है। ये इन दोनों का मिला जुला नस्ल है जो कि वैज्ञानिक रूप से बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण है? समवृत्ति अंग, समजात अंग, अविकसित अंग या इनमें से सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ब आएगा। ये समजात अंग के उदाहरण हैं। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन वे अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए हाथ को ले लिया जाए, मनुष्य का हाथ को लिया जाए तो ये मनुष्य का हाथ ले लिया जाए, और घोड़े का सामने वाला खुर ले लिया जाए या टांग ले लिया जाए यहाँ पर, और इसके बाद चमगादड़ के पंख ले लिया जाए। चमगादड़ के पंख ये सब के सब अग्रपादों से विकसित हुए हैं, अग्रपादों से विकसित, लेकिन सबका अलग अलग काम। हमारा जो सामने वाला है वो कुछ भुजा है जो पकड़ने या करने का काम आता है, तो घोड़े का दौड़ने का काम आता है, चमगादड़ का उड़ने का काम आता है। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तो समान ढंग से हुई है लेकिन सबका कार्य अलग अलग है, समजात अंग के अंतर्गत आते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं ये आपको बताना है। चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्राण के गिल और मछली के गलफड़े, कुकुरबिट्टा के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। सही आंसर इसका ए आएगा, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समवृत्ति, यद्यपि आप यहां पर देखो उत्पत्ति तो अलग अलग ढंग से होती है। चमगादड़ का जो वो है उसका पंख है वो वास्तव में उसका अग्रपाद है, चमगादड़ का जो पंख है वो अग्रपाद है, और तितली का जो पंख है वो वास्तव में उसकी त्वचा है। तितली का जो पंख है उसकी त्वचा है और चमगादड़ का जो पंख है वो उसका अग्रपाद है। दोनों का कार्य एक ही है। कार्य देखो, ये भी उड़ने का काम कर रहा है, ये भी उड़ने का काम है। उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य एक, तो उसको बोलते हैं समवृत्ति संरचना, जो कि चमगादड़ के पंख और तितली के पंख में आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन हमारे सामने है। डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंशागत नियम से, या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा।
सही आंसर ए आएगा अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से। डार्विन की बात किया जाए 1831 में उन्होंने इंग्लैंड से यात्रा स्टार्ट की थी। 1831 से वह चले थे दक्षिण अमेरिका और अन्य बहुत सारे महाद्वीपों का उन्होंने अध्ययन किया। वे जब चले थे बीगल नामक जहाज में लोग चले थे और उसी अवलोकन का आधार के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत रचा था। यह सिद्धांत उन्होंने दिया था। कुछ रिक्त स्थान है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खालिस्तान कहलाता है। यह आपको बताना है क्या कहलाता है। तो सही आंसर इसका आएगा जैविक प्रजाति, या इसमें आएगा जैविक प्रजाति। यह आपका इसी में ऑब्जेक्टिव बन सकता है। यह जैविक प्रजाति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा फिंचों की चोंच में अंतर उसमें पाई जाने वाली खालिस्तान को दर्शाता है, कि विविधता को दर्शाता है। यहां पर आएगा विविधता, ये आपको मिल जाएगा, विविधता को दर्शाता है। कुछ जीवाणु स्ट्रेटोमाइसिन एंटीबायोटिक्स युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण खालिस्तान है। इसका कारण जो होता है विविधता, विभिन्नता, विशिष्ट लक्षण और लाभदायी विभिन्नता, इस सब के सब आते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विविधता है, विभिन्नता, विशिष्ट लक्षण है, लाभदायी विभिन्नता है, इनमें से सभी। तो सही आंसर इनमें से सभी आएगा। चलिए अध्याय 2 की ओर हम लोग चलते हैं। अध्याय 2 में कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिए थे जो अम्ल और क्षार और लवण से संबंधित थे। अम्ल, क्षार और लवण से संबंधित अभ्यास प्रश्न थे। इसमें से हमको देखना है क्या हम जानते हैं, कितना जानते हैं। नींबू के रस में होंगे H+ आयन अधिक, OH आयन कम, H+ आयन कम, OH आयन अधिक, H+ तथा OH आयन बराबर, केवल H+ आयन होंगे। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर नींबू जिसमें साइट्रिक अम्ल होता है, H+ आयन की अधिकता और OH आयन की कमी होती है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो बनाते हैं लवण एवं जल, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, लवण सल्फर डाइऑक्साइड, लवण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर पर आएगा जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ट्वाइस HCl से जो हम लोग दर्शाते हैं, ट्वाइस HCl की क्रिया अगर हम किसी कार्बोनेट Na2CO3 से अगर हम लोग करवाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर करवा दिया जाए तो यहां पर हमको NaCl ट्वाइस NaCl साधारण नमक मिल जाएगा, प्लस मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और प्लस मेरे को पानी प्राप्त होगा। ये टूटेगा तो ये प्राप्त होगा H2O, ये हमको प्राप्त होगा। तो यहां पर बोला था लवण, तो NaCl एक लवण है, जल तो H2O एक जल है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है जब यहां पर अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या CH3COOH, यही है, ये प्रबल अम्ल नहीं है, बाकी सब प्रबल अम्ल है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 1, 0, 14 या 7, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर द आएगा 7 होता है। उदासीन विलयन एक pH स्केल होता है जो सोरेनसन ने विकसित किया था। इस स्केल में होता है जो 7 में आएगा, 7 का अंक उदासीन हो जाएगा, 7 से जितना ज्यादा जाएगा वो आएगा क्षारी और 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है। सकीना के पेट में अम्लता कारण जलन होने लगी, उसे आवश्यकता है प्रबल अम्ल की, प्रबल क्षार की, दुर्बल क्षार की या दुर्बल अम्ल की। सही आंसर सा आएगा दुर्बल क्षार की जरूरत है। इनोल का प्रयोग कर सकते हैं या साधारण नमक का भी आप पानी में घोल के पी सकते हैं जो दुर्बल क्षार का काम करेगा और पेट की अम्लता खत्म हो जाएगी। दंत क्षय माने दांत का क्षय का कारण लार का pH कितना होता है? 6.5, 7 हो जाता है, 5.5 से कम या 7.5 से अधिक हो जाता है, ये आपको बताना है। क्षार आपका जो दंत क्षय कारण जो लार है वो अम्लीय हो गया, माने 5.5 से कम हो गया है। किस लवण की प्रकृति अम्लीय है? NaCl, Na2SO4, NH4Cl या KNO3, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका स आएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड या नौसादा, इसका जो होगा यह होगा अम्लीय प्रकृति होगा, बाकी सब क्षारीय है। नेक्स्ट चैप्टर
आपका आता अध्याय 3 जिसमें ऊष्मा और ताप से संबंधित है। तो ऊष्मा और ताप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठोस में रेखीय क्षेत्रीय आयतन प्रसार का अनुपात क्या होगा? ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। सही आंसर इसका बा आएगा 1:2:3। अगर कोई भी ठोस ले लिया जाए, उसमें अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर डालता हूं, प्रसार करता हूं, तो लंबाई में जो होगा 1 डिग्री, मान लो 1 इंच बढ़ रहा है, उसमें क्षेत्रफल में तो 2 बढ़ जाएगा, और आयतन की बात कर लिया जाए तो आयतन में 3 बढ़ जाएगा। तो 1:2:3 से इनकी वृद्धि होगी। वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है, तो आपको बताना है वस्तु ए जल्द गर्म होगा, वस्तु बी जल्द गर्म होगी, दोनों वस्तुएं समान रूप से गर्म होगी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आ आएगा। वस्तु ए क्या हो जाएगा? जल्दी गर्म हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? किसी भी चीज को, जैसे कोई भी होगा 1 ग्राम मतलब कोई भी ले लिया जाए, तो उसमें जितना में 1 डिग्री सेंटीग्रेड माने 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है? लोहा, एस्बेस्टस, कांच और लकड़ी। इस समान क्वेश्चन आप आसानी से बनाओगे। लोहा, 4 में से लकड़ी, कांच और एस्बेस्टस ऊष्मा के चालक है। नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचारण संवहन द्वारा नहीं हो सकता? ये आपको बताना है कि संवहन द्वारा कौन सा नहीं हो सकता। चाय, पानी, हवा या निर्वात। सही आंसर द आएगा निर्वात। इसमें संवहन नहीं होता। संवहन क्रिया विशेष करके पानी और हवा माने गैस में होती है। पानी में जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ का जो अणु होता है ये गर्म होकर ऊपर आ जाता है, और ऊपर वाला जो अणु जो ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है। गर्म ऊपर चला गया और गर्म के स्थान लेने के नीचे चला गया। इस प्रकार समान दर से पूरा गर्म होता है। ये गैसों में पाया जाता है इस प्रकार का, और द्रव में ये पाया जाता है, लेकिन ठोस में ये नहीं पाया जाता, और निर्वात में तो होगा नहीं। कुछ रिक्त स्थान को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रिक्त स्थान से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको हमको देखना है। तो ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? ये ऊर्जा है। ऊष्मा पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा होगी। खालिस्तानीकरण ऊष्मा स्थानांतरण होता है। तो तापांतरण याद रखेंगे, तापांतरण के कारण ये स्थानांतर होता है। अर्थात एक चीज गर्म करूं यहाँ पर, ये गर्म है और ये ठंडा है, तो यहां से तापांतरण को क्या होता है? गर्म से ठंडे की ओर चलेगा। गर्म से ठंडा की ओर ऊर्जा चलेगा और सब समान रूप से गर्म होते चले जाएंगे। तो ये चालन क्रिया कहलाती है। इसके बाद चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खालिस्तान में संभव है। तो हमको पहले ही बता चुके केवल ठोस में चालन क्या होता है? केवल ठोस में होता है, गैस और द्रव में नहीं हो सकता। चौथा आपका आता है विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती। देखो कोई माध्यम, जो सूर्य की रोशनी जो हम तक आती है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण होती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में बदलाव खालिस्तान होता है, तो तापमान में बदलाव नहीं होगा। एक चीज याद रखेंगे कि अगर मैं पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा तो जो ऊर्जा मैं दे रहा हूं, तो उसको ऊर्जा को भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने में ऊर्जा पूरा समा जाएगी, चली जाएगी। इसमें ताप की कोई वृद्धि नहीं होगी, ना कमी आएगी। अगला चैप्टर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं जो तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित है। किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, यह आपको बताना है। सोडियम, क्लोरीन, हीलियम या हाइड्रोजन। सही आंसर द आएगा हाइड्रोजन। एक ऐसा तत्व है जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों का ये नेतृत्व करता है। ग्रुप 1 में भी ये इसको गुण है, और ग्रुप 17 में जो रखे गए हैं आवर्त सारणी में, उसका भी एक गुण का प्रदर्शन करता है। यहां तक कि इसीलिए जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का भी है और अम्लीय प्रकृति का भी है। ये H+ आयन भी देता है और यहाँ पर ऋणात्मक आयन भी ये देता है। तो ये सब गुण होने के कारण इसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, ये आपको बताना है। अणुभार वृद्धि क्रम में, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, परमाणु संख्या के वृद्धि क्रम में या परमाणु त्रिज्या के वृद्धि क्रम में आपको बताना है। सही आंसर आएगा परमाणु भार के वृद्धि क्रम में इसको रखा गया है। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किए न्यूलैंड्स ने, मोसले ने,
मेंडलिक ने या डॉवर हाइनर ने, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा। ये मोस्ले का सिद्धांत है, आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने प्रतिपादित किए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा? ना तो बढ़ता है, नहीं घटता है, घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, इसमें से आपको बताना है। तो ऊपर से नीचे आओगे आवर्त सारणी में, धात्विक गुण बढ़ता चला जाएगा। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? ये ऑप्शन आपके पास दिया है, इसमें आपको बताना है। सही आंसर लिथियम, उसका आकार से सोडियम बढ़ा, सोडियम से बढ़ा पोटेशियम बढ़ाता है। एल यह सूत्र होगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित हम ले रहे हैं, सही विकल्प को ले रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपका हमारा पर्यावरण परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आपका है। इसमें एक क्वेश्चन है, आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पंछी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का पिरामिड होगा, ये आपको बताना है। सीधा, उल्टा, आयताकार, निश्चित नहीं होगा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सीधा होगा। जो आम का पेड़, मान लीजिए आम का पेड़ है, इसमें बहुत सारे कीड़े हैं और कीड़े की संख्या ज्यादा होगी, इसके बाद पक्षियों की संख्या उससे कम होगी और सांपों की संख्या और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार एक पिरामिड का रचना होगा, तो इसको बोलते हैं सीधा पिरामिड। खुले नम स्थानों पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उग गई है। कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े, मक्खियां आदि दिखाई देने लगे। इन खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक तत्व स्तर पर है, यह आपको बताना है। खाद्य पदार्थ, ब्रेड, मक्खियां, इनमें से कोई नहीं, इसमें आपको बताना है। सही आंसर स आएगा, मक्खियां इसमें आएगी। एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। यदि उसकी अंडा, लार्वा, प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है, तो उसका जीवन चक्र कितने पारिस्थितिक तंत्र में पूरा होगा? 1, 2, 3 या 4। सही आंसर 2 आएगा, 2 परिस्थिति। पहली परिस्थिति तो जिसमें वो समाया हुआ है, अर्थात मेजबान जीव की पारिस्थितिक तंत्र होगा, जिसमें 4 अवस्थाएं वो पूरा करेगा। और दूसरा उसका होगा उसका वयस्क कीट का पारिस्थितिक तंत्र। और वयस्क कीट का पारिस्थितिक तंत्र मन जहां पर वयस्क होता है, प्रजनन करता है, तो ये पूरा 2 चक्र में पूरा कंप्लीट होगा। इसमें सही आंसर 2 आएगा। क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके में सारी कीट भक्षी चिड़िया समाप्त हो जाए? तो फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, दूसरे पक्षों की संख्या बढ़ जाएगी, कोई असर नहीं होगा। बहुत बड़ा असर होगा, कीटों का प्रकोप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है, एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उसके बने कंडे के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ये आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल पदार्थों का चक्र या जीवन चक्र? सही आंसर स आएगा, ये पदार्थों का चक्र है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जली पौधे, छोटी बड़ी मछलियां से लेकर मनुष्यों तक है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त करने वाली ऊर्जा कम होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, समान बनी रहेगी, कभी कमी और कभी अधिक होती जाएगी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें कम होती चली जाएगी। माने एक जली पौधे जो होंगे सबसे ज्यादा ऊर्जा लेंगे, जली पौधे छोटी मछली खाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगा, तो उसको मनुष्य खाएंगे मछलियों को तो और ऊर्जा कम हो जाएगा, तो ऊर्जा की कमी यहाँ पर आती जाएगी। क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी बगीचे के जीवों की गणना 5,567 घास के पौधे, 453 झाड़ियां, 23 पेड़ और 7,769 जंतु पाए गए। इस बगीचे कुल प्राथमिक उत्पादक होंगे। तो देखो, प्राथमिक उत्पादक घास है, पौधे हैं और झाड़ियां हैं, ये सब प्राथमिक उत्पादक है। जंतु द्वितीयक उत्पादक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन ए ऐसे ही बता सकते हो, बगीचे के समस्त वनस्पतियों के सम्मिलित जीव भार ही प्राथमिक उत्पादक होंगे, ये जंतु वाले इसमें नहीं आएंगे। इसी में फिर हम लोग अगला चलते हैं, अध्याय 6 में विद्युत धारा और
परिपथ के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा और परिपथ पर इस पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, बताए कि निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्युत का सुचालक है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। लकड़ी, कागज, कांच तो होगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा तांबे का तार। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, ये आपको बताने क्वेश्चन बन सकता है। वोल्टामीटर, अमीटर, ओडोमीटर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर पर आएगा अमीटर। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के लिए V तथा I के बीच संबंध क्या है, ये आपको बताना है। एक अनियमित अनुपात, एक नियत अनुपात, कई अनियमित, कई अनियमित, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर वह आएगा एक नियत अनुपात होता है। ओम का नियम कहता है किसी चालक पर वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। मतलब V बराबर IR, इसका जो सिद्धांत होता है V बराबर IR, यहाँ पर यह सिद्धांत में एक काम करता है। क्वेश्चन यहीं पर है, एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध 22 ओम है, विद्युत विभव 220 वोल्ट है। उपकरण को विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बहने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। हमने यहाँ पर एक सूत्र बताया था V बराबर IR। अब हमको धारा का मान ज्ञात करना है, तो I क्या हो जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I यहाँ पर आ जाएगा और ये R V के नीचे आ जाएगा, तो V अपान R यहाँ पर बन जाएगा। और आपको मालूम है V कितना है, V 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट V है। और यहाँ पर जो प्रतिरोध जो आता है R जो है प्रतिरोध, ये 22 है, तो काट दीजिए 22 से कम 22 शून्य शून्य, यहाँ पर 10 आ जाएगा। आंसर यहाँ पर दिया होगा, यहाँ पर 10 माने द आंसर। इसका जो आंसर जो आएगा ये द होगा, माने 10 होगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आया हुआ है, निम्नलिखित चित्र में दिखाई परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर आपको 25 है, 20 है, 10 है या 35 है। इसका तुल्य प्रतिरोध इसका 20 हो जाएगा। ये 10 और 10 से जुड़ जाएंगे और 20 हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति हमको करना है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध विभवांतर खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर आएगा असमान, याद रखेंगे यहाँ असमान होता है। फिर आता समानांतर क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध को प्रवाहित विद्युत धारा, ये भी असमान होगा, सेम होगा, असमान होगा। विद्युत की खपत को हम के वोल्ट माने किलोवाट में या खाली स्थान में दर्शाते हैं, या तो हम किलोवाट में दर्शा दे, या हम इसको यूनिट, हम लोग मानते हैं कितना यूनिट, अक्सर हम लोग यूनिट कहते हैं, कितना यूनिट आया, ये यूनिट में नाप देते हैं। विद्युत लैंप में तंतु, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, टंगस्टन का बना होता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछता है। देखो आपने कल दिया होगा तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछे, छत्तीसगढ़ का बनावट कैसा है, ये तो कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। चालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता, यहाँ पर आंसर आएगा प्रतिरोधकता। तो ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसलिए देख लो इस चीज को कि इसमें ऑप्शन बनाया जा सकता है। मैंने क्या बढ़ जाएगा करके यहाँ 4 ठो दे दिया, प्रतिरोधकता भी दिया, तो आपको करना था इसको देख के चले जाइए, ज्यादा अच्छा होगा ताकि आपको बन जाए। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर अध्याय 8 में आता है। अब यहाँ पर सही विकल्प दिए हुए हैं जिसको आपको बताना है। अमाशय की आंतरिक झिल्ली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल को सुरक्षित रहती है, जिसका कारण क्या है, पेप्सिन, श्लेष्मा, लार के एमाइलेज कारण, इनमें से कोई नहीं। इसमें से एक सही आंसर बताना है। सही आंसर ब आएगा श्लेष्मा। आपने देखा होगा कि HCl इतना ज्यादा प्रबल होता है कि यह अमाशय बना दिया जाए तो अमाशय में जितने भी चीज आते हैं उसमें वो पचा जाता है, लेकिन ये मांस का खुद बना है, लेकिन इसको नहीं पचाता। ये HCl इसको नहीं पचाता। कारण ये रहता है इसमें एक स्लेश में रहता है, चारों ओर स्लेश में की एक दीवार होती है और जो इसको बचत करती है, या बफर कहते हैं हम इसको, जो कि मांसपेशियों को सड़ने से बचा देती है या अमाशय को सड़ने से बचा देती है, जिसमें श्लेष्मा आएगा। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें से आपको बताना है। श्वास नली व आहार नली से फेफड़ों की कूपिकाओं और रक्त कोशिकाओं में, वायु कूपिका श्वास नलिका में, श्वास नली या श्वसनी से, इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा, कि किसमें से इसका ये होता है, ये आपको बताना है और क्या इसका सही आंसर इसमें आएगा। कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान, श्वसन के दौरान जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है ये किससे होता है, ये आपको देखना है
तो सही आंसर इसमें आपको बताना है। इसका सही आंसर हम लोग देखें तो ये व वाला सही आंसर होगा। फेफड़ों की कुपिकाओं में रक्त कोशिकाएं, ये फेफड़े में छोटी छोटी ऐसे स्पंज नामी कुपिकाएं बनी होती है और जिसमें से ये संचारण होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? फुसफुस ध्वनि, फुसफुस शिरा या श्वसनी या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ब आएगा, फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा के द्वारा होता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन से आता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पूछने का संभावना बिल्कुल बरकरार है। वृक्क की इकाई क्या कहलाती है, ये आपको बताना। वृक्क की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन, बोमन संपुट, मूत्र नलिका या मूत्राशय, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका जो आएगा नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। पतले पतले सूक्ष्म झिल्लियां होती है जिसमें से छनते हैं, इसको होती है नेफ्रॉन। इसका सही आंसर आएगा। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण दौरान नहीं होती है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बदलना, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बदलना, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सा आएगा। ये कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बदलना ये नहीं होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखोगे तो 6CO2 सूत्र देख लो। 6CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस होता है 12H2O, 12H2O ये आपका होता है और इसमें बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा C6H12 और O6, ये बनता है C6H12O6 प्लस 6O2, यहां पर 6O2 निकलेगा और प्लस H2O माने पानी निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। मैंने यहाँ पर कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बदलना बिल्कुल नहीं बनेगा। ये सूत्र है, सूत्र को आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्याय 9 का है। यहाँ पर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? यह आपको बताना है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। सही आंसर द आएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन होता है ये कोशिका विभाजन करता है पौधों में और पौधे की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। डेंड्राइट, केंद्रक, एक्सॉन, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, तो ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये सब नहीं पाई जाती, बाकी पाई जाती है। मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिसमें हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि, यकृत, एंट्रिनल ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि, इसमें से कोई एक सही आंसर आएगा। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इस सब चीज को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं इंग्लिश में, और ये सब हार्मोन को, ये सब ग्रंथि को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन से, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, इसमें से आपको बताना है। पैराथायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, एड्रिनल या पिनियल ग्रंथि। यह अग्नाशय जो पेनक्रियास होता है, इसी में से इंसुलिन निकलता है जो रक्त की शर्करा को मात्रा को नियंत्रित करती है। रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए हम उस मच्छर को काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण क्या होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्वारा, हार्मोन द्वारा या पिनियल ग्रंथि द्वारा। सही आंसर आएगा मेरुरज्जु या मस्तिष्क द्वारा इसका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है धातु और धातु कर्म से संबंधित है। इसमें पहला विकल्प आपके सामने आता है, निम्नलिखित धातु में सबसे सक्रिय धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम या जिंक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सा आएगा सोडियम। बहुत ज्वलनशील है, पानी में डालते ही तुरंत आग लगता है। बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है, इसमें से आपको बताना है। आप देख रहे हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और इसका सूत्र होता है Al2O3 ट्वाइस H2O। आयरन पायरेट के सांद्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयुक्त की जाती है? आयरन चुंबकीय पृथक्करण, गुरुत्व पृथक्करण, झाग उत्प्लावन या विद्युत अपघटन, इसमें से आपको बताना है। आयरन पायरेट का अगर सूत्र होगा तो FeSO2 और जिसमें सल्फाइड होता है,
सल्फाइड को होगा तो झाग उत्प्लावन विधि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तेल मिलाते हैं और सल्फाइड को उसको और हवा देते हैं, जिससे सल्फाइड ऊपर आ जाता है। चूंकि पृथक्करण विधि भी हम करते हैं आयरन को साफ करने के लिए, लेकिन अगर उसमें सल्फाइड हो तो झाग उत्प्लावन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम सिलिकेट है, इसमें से आपको बताना है कैल्शियम सिलिकेट क्या है, इसमें से आपको बताना है। मिश्र धातु, गैंग, धातु मल या गालक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये धातु मल है। स्टेनलेस स्टील के अवयवी धातुएं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछा जा सकता है। कॉपर, जिंक तथा टीन, आयरन, क्रोमियम, निकल, कॉपर, आयरन और जिंक, आयरन, टीन और एल्युमिनियम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बा आएगा आयरन, क्रोमियम और निकल का ये पूरा वो स्टेनलेस स्टील इसी से बनता है। अब रिक्त स्थान भी हम लोग देख लेते हैं। अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया कहलाती है कि यह कहलाती विस्थापन। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, ये आपको बताना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु अथवा धातु एवं अधातुओं का खालिस्तान मिश्रण होता है, तो यह समांगी मिश्रण होता है। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो यह निस्तापन कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग यहां पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण में घूम जाएगी, ये आपको बताना है। सही आंसर 4 थीटा में घूम जाएगी। हम जानते हैं कि आपतित यह अभिलंब है, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। अगर थीटा डिग्री में घूमा तो ये भी थीटा डिग्री में घूम जाएगा, और थीटा थीटा अगर 2 थीटा में घुमा तो ये भी 2 थीटा 4 थीटा, तो यहाँ पर सही आंसर सा आएगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, इसको आपको बताना है। वस्तु की लंबाई की 1/4, वस्तु की लंबाई की 1/3, वस्तु की लंबाई के बराबर या वस्तु की लंबाई की आधी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर द आएगा वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तब आप पूर्ण प्रतिबिंब देख पाओगे। कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रखी है, यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो तो उस वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब होंगे। मैंने 2 दर्पण यहाँ पर रखे, एक दर्पण ये, एक दर्पण ये। कोई वस्तु 2 समतल दर्पणों के बीच रखी, यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण बोलता है, जो दोनों दर्पणों के बीच का कोण 45 डिग्री हो, तो आपको यहाँ बताना है कि वस्तु में कितने प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे। इसको एक सूत्र से आप बना सकते हो। सूत्र आपका यहां पर आता है ए एन बराबर होगा 360 डिग्री, डिग्री कितना होता है टोटल 360 डिग्री अपन थीटा डिग्री -1, कभी भी निकाल लें। अब 360 डिग्री यहां पर ले 360 डिग्री और यहां पर आएगा 45 आ जाएगा, -1 कर दीजिए। 9 अपन 9 पंचे 45 आ गया, 9 चौक 36 आया, 0 आया, 5 अट्ठे 40 आ गया और 8 में से 1 7, तो इसमें जो सही आंसर जो आएगा सा वाला आंसर आ जाएगा, अर्थात 7 चित्र इसमें बनेंगे। यदि वस्तु समतल दर्पण में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु की दूरी कितनी होगी, तो आपको यहां बताना। तो सही आंसर इसका 6 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, उतना ही दूर वो प्रतिबिंब बनेगा, तो 3 और 3 मिला दीजिए तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर यहां पर बनेगा। क्वेश्चन है रिक्त स्थान, आपको देखना है कि रिक्त स्थान के बारे में हमको बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर, मैं बोल दे रहा हूं यहां पर, वस्तु के बराबर होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, याद रखेंगे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आयतन कोण का ज्या अर्थात साइन परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंबित आपतित होती है, उसके परावर्तन कोण का मान होगा वो 0 होगा, उसके परावर्तन कोण का मान क्या होता है 0 हो जाएगा। देखो अभिलंब
अगर अविलंब में डायरेक्ट अगर तुम करोगे तो सीधा सीधा उसका परावर्तन होगा ही नहीं उसका, और निकल जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ प्रकाश वहां उसी स्थिति में सीधा ऐसे चला आ जाएगा, तो प्रकाश किरण में थोड़ा भी नहीं होगा, डायरेक्ट सामने आ जाएगा। प्रकाश किरण शब्द अभिलंबित आपतित होती तो उसका परावर्तन कोण का माप नहीं होगा, माने अभिलंब के बराबर हो जाता है वो, यहाँ पर इसलिए शून्य हो जाता है। खालिस्तान की घटना हेतु प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक होता है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी तभी यहाँ पर प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, या विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग धातुओं का रसायन पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो आपका पाठ संबंधित है, निम्नलिखित ऑक्साइड में से किसका जलीय विलयन अम्लीय है, यहाँ पर आपको बताना है किसका जलीय विलयन यहाँ पर अम्लीय होगा। Na2, यहाँ पर Na2O या CO2, MgO या H2O, इसमें से आपको बताना होगा कौन सा इसका अम्लीय होगा, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका जो आएगा वो ब आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 को अगर H2O से मैं अगर क्रिया कराता हूं तो H2CO3 बनाएगा, तो ये बनाएगा H2CO3 बनाएगा, जो कि अम्लीय प्रकृति का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपरूपता नहीं दिखाता, इसमें से आपको छांटना है और बताना है। सही आंसर आएगा सोडियम। ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस इसके अपरूप होते हैं, जैसे कार्बन के दो अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होता है, तो इनके भी अपरूप होते हैं, लेकिन सोडियम के नहीं। निम्नलिखित में से उपधातु है, इसमें से आपको बताना है उपधातु ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम या आर्सेनिक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर द आएगा, आर्सेनिक होता है। उत्कृष्ट गैस अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती क्योंकि वे एक परमाणु गैस है, परमाणु का आकार छोटा होता है, बाह्य कक्षा पूर्ण रूप से भरा रहता है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। सही आंसर यही आएगा, बाह्य कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है। या तो बाहरी कक्षा में 2 परमाणु हो या इलेक्ट्रॉन हो या पूरा 8 हो। अगर 8 अष्टक आपने पूरा कर लिया तो वो अक्रिय गैस के अंतर्गत आ जाता, अक्रिय तत्व के अंतर्गत आ जाता, वो क्रिया नहीं करता। तो इसमें जो होता है, जो अक्रिय गैस उत्कृष्ट है, तो बाह्य कक्षा में पूर्ण भरा होता है, इसलिए वो किसी से क्रिया नहीं करते। क्वेश्चन से पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस क्या होगी, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम। सही आंसर ब आएगा। पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात 2K MnO4 को मैं अगर यहां पर गर्म करता हूं तो मेरे को K2M यहां पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा, यहां पर K2 प्राप्त होगा, MnO4 प्राप्त होगा, प्लस मेरे को प्राप्त होगा MnO2 प्राप्त होगा, और बच जाएगा एक और ऑक्सीजन, तो O2 हमको बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करना है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व खालिस्तान है, इसमें से आपको बताना क्लोरीन या फ्लोरीन। सही आंसर यह आएगा फ्लोरीन। कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा खालिस्तान विद्युत ऋणात्मक है, तो इसमें से आपको बताना है, तो कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा कम विद्युत ऋणात्मक है। आवर्त सारणी में आध्यात्मिक खालिस्तान और पाई जाती है। सही आंसर इसका दाईं ओर पाई जाती थी, यहाँ पर दाईं ओर आएगा। ये बाईं ओर तो धातु पाई जाएगी, दाईं ओर अधिकांश अधातु में मिलती है। दानेदार जिंक की तनु अम्ल अथवा क्षार से अभिक्रिया द्वारा खालिस्तान गैस प्राप्त होती है, तो ये सही आंसर इसमें ये होगा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। मैंने जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाऊं, मैंने जिंक के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस NaOH ये अगर मैं क्रिया करवा दूं तो ये मेरे को Na2 प्राप्त हो जाएगा, NO2 प्राप्त हो जाएगा, और मेरे को H2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं चुंबक को विद्युत चुंबकीय
प्रभाव पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित होती है चुंबकीय क्षेत्र की आकृति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम या चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम व दिशा। तो चुंबकीय बल रेखाएं से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात होती है। यहाँ पर अगर एक चुंबक ले लिया जाए, ये इसका नॉर्थ ध्रुव और ये इसका साउथ ध्रुव, तो इसका मेरे को दिशा इस प्रकार ये चलेगा, माने इस प्रकार इसकी दिशा चलती है यहाँ पर। और भीतर ये बाहर होगा, इस प्रकार चलेगा। अंदर चलेगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर चलेगा, और ध्रुवों पर चलेगा तो इस प्रकार ये चलेगा। इस प्रकार इनका ये हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको इसमें पता चलते हैं। सीधे धारावाही चालक तार के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपको बताना है। चालक तार के समानांतर क्षेत्र रेखाएं, चालक तार के लंबवत क्षेत्र रेखाएं, चालक तार के केंद्र और संकेंद्री वृत्तीय रेखाएं, यही सही आंसर आएगा। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह आपको बताना है। सभी बिंदुओं पर अलग अलग, एक समान, शून्य या इनमें से कोई। सही आंसर एक समान होता है। एक नली ले लिया जाए और इसमें हम तार को लपेट दिया जाए, ये तांबे का तार, और जो चुंबक बनेगा तो समान रूप से चुंबक आएगा, तो एक समान इसमें आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, यह आपको बताना है। किसी वस्तु को आवेशित करना, किसी कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया, किसी कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना जब कुंडली और चुंबक कोई एक गतिमान हो, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर द आएगा। कुंडली प्रेरित धारा उत्पन्न करना जब कुंडली और चुंबक कोई एक गतिमान हो। विद्युत धारा उत्पन्न करने का साधन क्या है? जनित्र, मोटर, धारामापी या अमीटर। तो विद्युत धारा जनित्र द्वारा, किसी यंत्र द्वारा ही तो करोगे, तो जनित्र यहां पर आएगा। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो जनित्र ही कहलाता है, यहां पर आएगा जनित्र कहलाता है। यहां पर आता है खालिस्तान विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर, यहां पर आएगा विद्युत मोटर। ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से माध्यम से आपको ये बताना है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के माध्यम से ये आप क्या की दिशा ज्ञात करते हैं? बताओ भाई, किसकी दिशा ज्ञात करते हैं? ये आपसे पूरा है। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के माध्यम से प्रेरित धारा, याद रखना, प्रेरित धारा की दिशा यहां पर ज्ञात करते हैं। तो दाहिने हाथ का नियम इसी पर अवलंबित होगा। ये मान लीजिए अंगूठा है और ये सामने वाला 90 डिग्री कोण, और ये आपका एक उंगली और दो उंगली, इस प्रकार ऐसे करके दिया जाता है। तो ऊपर वाला गति की दिशा को दर्शाता है, ये आता है चुंबक क्षेत्र को दर्शाता है, और ये प्रतिधारा को, और ये वाला तर्जनी वाला प्रतिधारा को दर्शाता है। तो ये आता है फ्लेमिंग का नियम होता है। अब ये नेक्स्ट आता है चौथा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से धारावाही चालक पर खालिस्तान दिशा ज्ञात करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये गतिशील दिशा, तो अगर ये आ जाएगा, चौथे का आ जाएगा गतिशील दिशा, याद रखेंगे गतिशील, यहां पर आएगा गतिशील दिशा ज्ञात किया जाता है। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम से खालिस्तान दिशा ज्ञात किया जाता है। तो चुंबकीय यहां पर आता है मैक्सवेल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये सही आंसर जो आएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, जो लेंस संबंधित है, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अवतल लेंस होते हैं, ये आपको बताना है। सदा अपसारी, सदा अभिसारी, ना अभिसारी, ना अपसारी, कभी अपसारी और कभी अभिसारी, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर आ आएगा, सदा अपसारी होते हैं। अवतल लेंस इस प्रकार का अवतल लेंस होगा जो फैला देता है। ये आपका मुख्य अक्ष से होते हुए किरण है, यहां से कोई जाएगा तो इस प्रकार फैल जाएगा ये, तो ये पूरा अपसारी होता है। तो जो अवतल लेंस होता है ये अपसारी लेंस होता है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा फोकस और अनंत के बीच किसी स्थान में रखने पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। ये आपको बताना है कौन सा दर्पण होगा। सही आंसर ए आएगा, वो अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में यहां पर यह होता है, ये अवतल दर्पण आप लोग मालूम होता है कि ये अवतल माने जिसका ये वाला तल जो होता है ये तो रंग दिया जाता है, और ये वाला तल जो होता है ये अवतल माने गड्ढा,
और यहां से अगर मैं बात करूं, मान लीजिए फोकस दूरी यहां पर आएगा, फोकस दूरी की बात कर लिया जाए तो ये f यहां पर फोकस दूरी कर लिया जाए और इन दोनों के बीच एक वस्तु मैं रख दूं तो यहां पर इसका जो प्रतिबिंब ये फोकस दूरी से होता हुआ यहां पर जाएगा और यहां पर और एक इस प्रकार होता हुआ चला जाएगा। तो ये ऐसे करके एक वस्तु का प्रतिबिंब मेरे को दर्शन होते हैं। तो यहां पर ये आता है कि ऐसा जो स्थिति आती है वो अवतल दर्पण में होती है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव, आपको बताना है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, समान आकार का या वास्तविक। सही आंसर आ आएगा, वस्तु से हमेशा छोटा होता है। आपके मोटरसाइकिल के साइड मिरर में लगा होता है ताकि बड़ा चीज छोटा में आप देख सके। क्वेश्चंस आपके सामने है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव होता है, ये आपको बताना है कि कैसा होता है, छोटा और आभासी, बड़ा और सीधा, छोटा तथा उल्टा, छोटा और वास्तविक। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सदैव जो होता है छोटा होता है और आभासी होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। एक वस्तु का लेंस 40 सेंटीमीटर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसमें से आपको बताना है कि अगर 40 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना बनेगा, अनंत दूरी पर लेंस की दूरी और 40 सेंटीमीटर पर वस्तु के पीछे और लेंस तथा वस्तु के बीच में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर आ आएगा, ये अनंत दूरी पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हमारे शरीर का लगभग सभी कोशिकाओं का निम्नलिखित प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, इसमें से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री, एक लिंगी, समलिंगी या समसूत्री। सही आंसर द आएगा समसूत्री। कोशिका विभाजन समसूत्री होता है और जनन कोशिका जो होता है अर्धसूत्री। याद रखेंगे, जनन कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है और शरीर की कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र अंडाशय है, गर्भाशय है, अंडवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां, ये नर जनन तंत्र का भाग है। लैंगिक प्रजनन से विभिन्नताएं बढ़ती है। नर और मादा जनन कोशिकाओं में निषेचन द्वारा युग्मनज बनता है। इनमें से कोई नहीं, आ और बा दोनों। सही आंसर द आएगा, दोनों। आ और बा यहां पर दोनों आएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आनुवंशिकी से संबंधित है, जो मेंडल के नियम से संबंधित है। इसको हमको देखना है। मेंडल की सफलता का क्या कारण था, ये आपको बताना है। तर्कों का प्रयोग के आधार पर स्पष्ट योजना, विविधता, अभिलेख, केवल कुछ ही लक्षणों पर अपना ध्यान केंद्रित करना, गणित पर सांख्यिकी का प्रयोग, उपयुक्त सभी। आपने देखा होगा मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ये सभी आ जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी आएगा। मेंडल ने मटर के विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन किया था। निम्न से कौन सा उनके अध्ययन में शामिल नहीं था? लंबा और बौना, पीले और हरे बीज का रंग, अग्रस्त और कच्छस्थ पुष्प, चिकना और खुरदुरा तना। तो ये तना वाला तो उसने प्रयोग नहीं किया है, तो ये आपका जो आएगा दूसरे का द आएगा, इसका प्रयोग नहीं किया है। यहां पर एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, कुछ लोग अपनी जीभ गोल मोड़ सकते हैं, रोलर कर सकते हैं, और ये आर जिनका है और कैपिटल और स्मॉल आर है, और यह एक ऑटोसोम संबंधी प्रभावी गुण है। जो नहीं मोड़ सकते वह अप्रभावी कारक वाले हैं, माने रोलर जो स्मॉल आर जो अप्रभावी कारक वाले हैं। एक बच्चा अपनी जीभ गोल मोड़ सकता है, उसका एक भाई जीभ नहीं मोड़ सकता, और दो बहनें जीभ गोल मोड़ सकती। यदि उनके दोनों जनक जीभ मोड़ सकने वाले हैं तो जनकों के कारक क्या होंगे? इसमें से आपको बताना है कि जनकों के कारक यहाँ पर क्या क्या होंगे। मान लीजिए दोनों जनक अगर मोड़ सकते हैं, और इसमें दोनों जनक माने एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इनसे अगर बच्चा होगा तो इनसे एक हो जाएगा जो आर कैपिटल आर और कैपिटल आर वाला होगा। एक यहाँ पर आएगा
जो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला होगा, ये दोनों मोड़ लेंगे। एक आएगा कि इसमें से होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, और एक आ जाएगा जो कि स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो तीन तो यहां पर मोड़ लेंगे लेकिन एक नहीं मोड़ पाएगा, तो यहां पर मेरे को ये देखना होगा, मैंने तीसरा का आंसर बा आ जाएगा। वो जो होंगे जनक होंगे ये कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर। चलिए हाइड्रोकार्बन पर कुछ यहां पर आपको देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां बनते हैं। एथेनॉल में जब 5% जल मिला होता है तो ऐसे एथेनॉल को कहते हैं, ये आपको बताना है। परिशोधित स्प्रिट, मिथाइलेट स्प्रिट, मेथेनॉल या परिशुद्ध एथेनॉल। सही आंसर ए आएगा, परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। पैकिंग गैस्केट किससे बनता है? मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा जो ऐसे करके पैकिंग करके एक कागज टेप आता है, उसकी बात कर रहा है, जो इंजन को पैक करने का काम आता है। तो पैकिंग गैस्केट किसके बना होता है? कम घनत्व वाला पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, टेफ्लॉन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सा आएगा, टेफ्लॉन के बने होते हैं। यदि एथेनाइक अम्ल में सोडियम कार्बोनेट डाला जाए तो तीव्र बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। यह गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल वाष्प। सही आंसर बी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन यहां पर आता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ये आपको बताना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, माने पूरा फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? सही आंसर आ आएगा, एथानिक अम्ल कहलाता है ये एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट अपन यहां पर देखते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे ही जा सकते हैं ये सब क्वेश्चन। खाने का सोडा का सूत्र आपको बताना है कि खाने का सोडा का सूत्र क्या है। यहां पर सूत्र दिए हैं। सही आंसर खाने का सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये आएगा खाने का सोडा। ये धावन सोडा, धोने वाले का सूत्र ये है, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आप याद रख लेना, जो भाई मैं कपड़ा तो मैं धो लूंगा, पानी है मेरे पास 10H2O, लेकिन खाना बनाने के लिए मैं बाई रख लूंगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। तो खाना बनाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा आएगा जिसमें 10H2O जुड़ा हो, ये सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक पदार्थ तो जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसमें से आपको कोई एक आएगा। सही आंसर बा आएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं इसको, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। कांच है एक द्रव, ठोस, पारदर्शी, कार्बनिक बहुलक या अति शीतलित द्रव। सही आंसर द आएगा, कांच वास्तव में अति शीतलित द्रव का ही एक रूप है। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, क्यों हो जाता है? ये आपको बताना है कि किस लिए हो जाता है। सही आंसर इसका सा आएगा, पानी अवशोषण के कारण ये कठोर हो जाता है। कुछ कॉलम यहां पर बने हुए हैं जिसको आपको दे सकता है, इसको सुधार करके दे सकता है। यहां पर मैं बना देता हूं। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण होता है। बेकिंग सोडा प्रति अम्ल का काम करता है, अभी हमने पढ़ा था। कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो आपका क्लिंकर का काम कर, सॉरी ये ईवा कांच निर्माण, ये कांच निर्माण में काम आता है। कपड़े धोने का सोडा ये कांच निर्माण में काम आता है। और सोडियम क्लोराइड आएगा, परिरक्षक बोलते हैं, ये परिरक्षक होता है सोडियम क्लोराइड। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो बता देना चाहता हूं। ब्लीचिंग पाउडर आपका याद रखना विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है। बेकिंग सोडा की बात कर लिया जाए तो प्रति अम्ल का काम करता है। कपड़े धोने का सोडा जो है ये कांच निर्माण में काम आता है। और सोडियम क्लोराइड जो है परिरक्षक है। ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, बस फिर लास्ट होते जा रहा है, थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंतः सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? यहां पर देखो भूतापी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें से आपको बताना है, सही आंसर स आएगा। यह सौर ऊर्जा से नहीं उत्पन्न हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा। बायोगैस निम्न में से खालिस्तान का मिश्रण है, यह आपको बताना है। बायोगैस विशेष करके इसमें मेथेन पाया ही जाएगा। सही आंसर था मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है बायोगैस। क्वेश्चन हमारे सामने है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, इसमें होता क्या है ये आपको बताना है। तो सही आंसर आ जाएगा, दो हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना होता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन आपको जानते हैं, कोयला एक जीवाश्म, पेट्रोल, कोयला, ये सब के सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर आ आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें आपको बताना है विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड करता है सौर सेल। कुछ रिक्त स्थान है जिसको बता देते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बरसात वाले दिनों में नहीं कर सकते। बरसात में सूर्य उगता नहीं है तो यह मुश्किल पैदा करता है। टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, याद रखना, रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्टेड करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड करता है। क्वेश्चन है, समुद्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा खालिस्तान 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 है। तो तरंग ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है और महासागरी तापी ऊर्जा है। सोलर कुकर माने प्रकाश ऊर्जा को ये ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर कुकर होता है ना, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। तो ये पूरा टोटल मैंने आपको इसके संबंध में बताया था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।